नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। रायगढ़ की खेल प्रतिभाओं को अपेक्षित सुविधाएं देकर संवारने के लिए प्रशासन ने गंभीरता से कवायद शुरू कर दी है। उद्देश्य है रायगढ़ शहर के साथ पूरे जिले के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा निखारें, खेलें, जीतें और रायगढ़ के साथ प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करें। इस सोच को जमीनी स्तर पर उतारने का काम स्टेडियम के प्रभारी विजय चौहान जिस शिद्दत के साथ कर रहे हैं वह काबिले तारीफ है। पेशे से व्यायाम शिक्षक विजय चौहान ने स्टेडियम का प्रभार संभालते ही इसकी वर्षों से चली आ रही बदहाली को खत्म कर जीर्णोद्धार करने के लिए दिन रात एक करना शुरू कर दिया। उनके इस ईमानदार प्रयास को उच्च अधिकारियों ने रेखांकित किया और विजय की कार्य योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए हर संभव सपोर्ट किया। बैडमिंटन, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टेबल टेनिस, जिम, दर्शक दीर्घा सबका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कबाड़ का मैनेजमेंट, विद्युत का अपव्यय रोकना, विभिन्न मद से आई राशि का हिसाब किताब, कैफेटेरिया खुलवाना, स्टेडियम का सौंदर्यीकरण, कुछ भी विजय चौहान की तीक्ष्ण दृष्टि से छुपा नहीं है। आइए जानते हैं रायगढ़ स्टेडियम के कायाकल्प की कहानी विजय चौहान की जुबानी। आज हमारे रूबरू कार्यक्रम में रायगढ़ के मुख्य स्टेडियम के इंचार्ज प्रभारी श्री विजय कुमार चौहान जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उन्होंने अपने छोटे से ही कार्यकाल में रायगढ़ स्टेडियम का कैसे जीर्णोद्धार किया। हम आपको बता दें कि इनके आने से पहले स्टेडियम की स्थिति बहुत ही खराब थी और लोगों ने लगभग जाना छोड़ ही दिया था। खिलाड़ियों की भी दुर्दशा थी, जो वहाँ खेलने जाते थे वो भी बहुत परेशान रहते थे। लेकिन विजय जी के आने के बाद इन सारी स्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और अब खिलाड़ियों की न केवल संख्या बढ़ गई है बल्कि लोगों में इनका क्रेज भी बहुत बढ़ गया है। तो हम इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इन्होंने ये काया पलट कैसे किया। विजय जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ये सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को और रायगढ़ की पूरी जनता को मैं नमस्कार करता हूं। मैं विजय कुमार चौहान रायगढ़ स्टेडियम में इस समय प्रभारी के तौर पे कार्यरत हूं। वैसे मेरी मूल पदस्थापना एक व्यायाम शिक्षक के तौर पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महापल्ली में मैं पदस्थ हूं और साथ में ही मैं महापल्ली में अपने एनसीसी यूनिट का भी एनसीसी अधिकारी हूं और मुझे इस समय पे रायगढ़ स्टेडियम में प्रभारी के तौर पे काम करने का ये अवसर मुझे 22 जनवरी 2022 से मिला और तब से लेके आज पर्यंत तक मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ प्रभारी के तौर पे। हम आपसे जानना चाहेंगे, बल्कि यहाँ देखने में भी आया है कि आपके आने से पूर्व रायगढ़ स्टेडियम की स्थिति बहुत खराब थी। ना मैदान ढंग का था, जो स्विमिंग पूल इतने दिनों से यहाँ बना पड़ा है उसकी स्थिति बड़ी जर्जर थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो इन सब चीज़ों को आपने कैसे दुरुस्त किया और उसमें आपको क्या कठिनाइयाँ आई? देखिए, मैं अपने बोलने की शुरुआत वहाँ से करता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जिस मुख्य विषय पे बात कर रहे हैं वो है रायगढ़ स्टेडियम। रायगढ़ स्टेडियम को रायगढ़ की जनता किस नज़र से देखती है ये बात की बात है, किंतु मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ वो मैं यहाँ आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा। रायगढ़ स्टेडियम जैसा कि मुझे यहाँ आने के बाद ज्ञात हुआ कि रायगढ़ स्टेडियम के बारे में यहाँ की जो जनता है, लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 90 से 95% जनता रायगढ़ स्टेडियम के बारे में पूरी समग्रता के साथ नहीं जानती या उनका यहाँ पे एक मर्तबे भी आना नहीं हुआ है। रायगढ़ स्टेडियम रायगढ़ की एक बहुत बड़ी और बहुत विशाल धरोहर है। ऐसी धरोहर जो जिसकी महत्ता, जिसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है प्रत्येक व्यक्ति के हेल्थ के क्षेत्र में, उनके भविष्य बनाने के क्षेत्र में और उनके मनोरंजन के क्षेत्र में। लोग यहाँ आते हैं सुबह और शाम की दोनों पालियों में और एक खिलाड़ी जो होता है वो अपने खेल के कौशल को बढ़ाने के लिए आता है। एक वृद्ध जो लोग होते हैं वे लोग अपने स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण से यहाँ पे घूमने और तफरीह करने की दृष्टि से आते हैं। उन्हें यहाँ एक बहुत अच्छा वातावरण मिलता है और जो बच्चे होते हैं वे खाली टाइम में जब पढ़ाई से निवृत्त होके वे खेल-कूद की गतिविधियों में अपने आप को जोड़े रखना चाहते हैं, वे यहाँ पे बहुतायत मात्रा में आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर अपन देखें तो रायगढ़ का जो स्टेडियम है, वो पूरे छत्तीसगढ़ में एक बहुआयामी, बहुविकल्पीय स्टेडियम है। यहाँ विभिन्न गतिविधियों का संचालन प्रायः प्रत्येक आउटडोर और इंडोर गेमों का यहाँ पे संचालन होता है। इतना मल्टीपल यूज का स्टेडियम मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में और अन्य किसी भी जगह में है। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल की सुविधा है, हमारे यहाँ जिम्नेजियम की सुविधा है,
हमारे यहाँ बहुत सारे इंडोर ऐसे गेम है जिनमें ताइक्वांडो, कराटे, किक बॉक्सिंग और बैडमिंटन, इन सारे इंडोर गेमों की फैसिलिटी है। साथ ही आउटडोर गेमों में चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वो हैंडबॉल हो, बास्केटबॉल हो, ऐसे नाना प्रकार के खेलों का हमारे यहाँ संचालन होता रहा है। एक बहुत बृहद और विशाल हमारा यह प्रांगण है, जिससे रायगढ़ की बहुतायत जनता आज पर्यंत तक अपरिचित है। ये तो आपने जो यहाँ पे सुविधाएं हैं इनके बारे में बताया, या जो भी यहाँ पे खेल सुविधाएं हैं लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि ये देखने में आया था कि आपके आने से पूर्व यहाँ स्थिति बहुत जर्जर थी, और आज की डेट में यहाँ स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई है और लोगों की संख्या बढ़ गई है, खिलाड़ी आते हैं, यहाँ के नागरिक लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये जादू या काया पलट आपने कैसे किया? देखिए, जादू जैसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि आपके प्रश्न से अलग भी हट के मैं कुछ मेरे मन में जो चीजें हैं मैं वो यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं चूंकि यहाँ का मूल निवासी हूँ और बहुत लंबे समय से मेरा खुद का स्टेडियम में आना जाना रहा है। मैं यहाँ के स्टेडियम की दुर्दशा को देख के खुद भी एक खिलाड़ी के तौर पे और एक रायगढ़ का नागरिक होने के तौर पे बहुत ज्यादा मैं दुखी और द्रवित रहा करता था। मेरी 25 साल की नौकरी हो गई है। इन 25 सालों की नौकरी में मैंने पहले कभी किसी भी जगह को खुद से चाहकर उस जगह पे आना मेरा कभी ऐसा मकसद नहीं रहा, किंतु यहाँ की दुर्दशा को देख के एक काम करने की इच्छा से और अभिलाषा से मैं इस जगह में आने की अपनी खुद की जुगत लगाया और मैंने उस समय के तात्कालिक जो कलेक्टर साहब थे भीम सिंह सर, मैंने उनके समक्ष जन दर्शन में अपना आवेदन लगाया था कि मैं प्रभारी के तौर पर रायगढ़ स्टेडियम में काम करना चाहता हूँ। इसके पश्चात मुझे पूर्व में जो वहाँ के प्रभारी थे हमारे आदरणीय जिनका रायगढ़ में एक बहुत विशाल नाम है खेलकूद के क्षेत्र में, मुकेश चटर्जी जी, मेरे को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात काम करने का मौका मिला और मैंने 22 जनवरी 2022 को वहाँ पे कार्यभार संभाला। और जैसे ही मैंने वहाँ पे कार्य संभाला तो निश्चित रूप से मेरे मन में जो मनसा थी कि यहाँ की दुर्दशा को समाप्त करना है, मैंने पूरी समग्रता के साथ में चीजों का अध्ययन किया और मैंने जिन जगहों पे कभी पूर्व में काम नहीं हुए थे, मैंने उन जगहों पे काम करना चालू किया। मैंने वहाँ की हर प्रकार की जो दुर्दशाएं थी उनको लेके अपने कर्मचारियों के साथ बैठ के मैंने उनके साथ सामंजस्य बना के मुख्य जो हमारे स्टेडियम का द्वार है, मैंने वहां से काम करना चालू किया और वो काम करते 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 मैं हर एक उस बिंदु पे काम किया जिस पे मुझे काम करना बनता था, जिस पे कभी कोई काम नहीं हुआ था। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे रायगढ़ स्टेडियम का मुख्य 2 द्वार है, जिसमें से एक बड़ा ही भव्य द्वार है मुख्य द्वार, उसके बगल में एक छोटा द्वार है। वो छोटा द्वार मेरे आने के समय पे जब मैं प्रभारी बन के आया तो वो छोटा द्वार खुला हुआ था, जो कि डायरेक्ट मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ था और निश्चित रूप से ये बहुत सारी बड़ी दुर्घटनाओं को जन्म देता था, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे-छोटे बच्चों का नियमित रूप से सुबह और शाम अपनी खेल गतिविधियों के लिए आना-जाना लगा रहता है। पूर्व में मेरे आने से पूर्व वहाँ पे एक दुर्घटना भी घटी थी जिसमें एक छात्र की मृत्यु हुई थी, गाड़ी के नीचे दब के आ जाने से, जो कि शहर से अपने अभ्यास के लिए हमारे रायगढ़ स्टेडियम में आता रहा है। मैंने इन चीज़ों को फ़ोकस किया। मैंने देखा कि भई ये जब इतना भव्य हमारे यहाँ द्वार बना हुआ है, जिसकी इतनी भव्यता है और वो पूरी तरीके से इतना जीर्ण हो चुका है, उसमें झाड़ियाँ चारों ओर से लटक रही हैं और उस दरवाजे को बंद करके इस छोटे दरवाजे को खोलना मुझे कहीं से भी बेतुका लगा। मैंने सबसे पहले उस पे काम किया। मैंने उस पूरी झाड़ियों को वहाँ से कटवाया। वहाँ की जो बल्ब थी, जो एलईडी लाइटें लगी हुई थी बड़ी खूबसूरत सी, मैंने उन सारी लाइटों को बनवाया और जब मैंने उस गेट को खोला तो लोगों का जो मुझे प्रतिसाद मिला, वे सारे लोग प्रसन्न हो गए और निश्चित रूप से मेरे मन में भी प्रसन्नता आई कि हाँ भाई, हमने जो मुख्य द्वार थी उसकी भव्यता को जिस सोच के साथ उस द्वार को बनाया गया था, हमने उस द्वार को ओपन किया और मैंने दुर्घटनाजन्य उस छोटे दरवाजे को हमेशा के लिए बंद किया। जरूरत पड़ने पे हम उसे खोलते हैं। जब कभी भी ऐसी जरूरत रहती है कि उस द्वार को खोल के किसी बड़े वाहन का प्रवेश कराना हो या हमारे माननीय बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका आगमन वहां पे होता है, तो उस समय पे उस दरवाजे के खोले जाने को आवश्यकता जान के हम उसको खोलते हैं। किंतु प्रत्येक दिवस के लिए वह जो मुख्य द्वार है हमारा, उसकी भव्यता को हमने दोबारा पुनः उसका वापसी उसकी भव्यता को हम लेकर आए और वो दरवाजा आज संचालित है, जो कि निश्चित रूप से रायगढ़ स्टेडियम के लिए एक बहुत ही भव्य दरवाजा है। ये बात हुई कि जैसे स्टेडियम में हम प्रवेश करते हैं
तो हमें एक सकारात्मकता का संचार हो जाता है। ये बहुत ही खुशी की बात है और बल्कि हमारे लिए गर्व की भी बात है। इसके आगे जाकर के आपने जो अभी मैदान को बेहतर करने के लिए तैयारियाँ की हैं और हमें जो ये खबर मिली है या जानने में आया है कि आप इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने जा रहे हैं, तो ये विचार मन में कैसे आया और इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं इसके आगे ये बताना चाहता हूँ, जब मैं स्टेडियम में प्रभारी के तौर पे आया, तो मैंने देखा वहाँ पे स्टेडियम को चिह्नित करने के लिए जितने भी बोर्ड बने हुए थे, स्टेडियम की अन्य गतिविधियों को चिह्नित करने के लिए जो साइन बोर्ड बने हुए थे, उन साइन बोर्ड्स में बिल्कुल भी कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि पूरी तरीके से वे जंग से पटे हुए थे। मैंने देखा कि भाई इतने बड़े-बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जो रोड से ही हमारे रायगढ़ स्टेडियम को इंगित करते हैं। मैंने उन सारे बोर्ड में पेंटर बुला के जहाँ-जहाँ भी मुझे जो चिन्हित करना था जिन चीज़ों को, वहाँ मैंने उन चीज़ों को चिन्हित कराया और निश्चित रूप से जब सारे बोर्ड्स में पेंटिंग के कार्य हो गए, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ जिन विषयों पे काम करना बनता था, उन विषयों पे काम किया और कोई बहुत बड़ा काम करने का नहीं था, किंतु मैंने देखा कि इन चीज़ों पे भी पहले कभी ध्यान नहीं दिया जाता था। मैंने देखा रायगढ़ स्टेडियम प्रांगण के अंदर में कबाड़ की एक बहुतायत मात्रा में वहाँ पे संग्रहण किया गया था और वो हमारे स्विमिंग पूल के मुख्य जो गली है, वहाँ पे इकट्ठा करके उसको रखा हुआ था। मैं देखा कि भई ये कबाड़ वास्तव में अपन इसको करना क्या चाहते हैं? मैंने अपने कर्मचारियों से पूछा। मुझे मेरे कर्मचारियों ने बताया कि अपन इसको पीडब्ल्यूडी के माध्यम से इसकी नीलामी कराना चाहते हैं। मेरे दिमाग में आया कि भाई पीडब्ल्यूडी के माध्यम से अपन इसको क्यों नीलाम कराएँ? फिर मैंने उस मामले में मैं जब अंदर तक घुसा तो मुझे पता चला कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ही इसका नीलाम कराया जाना पूर्व में ऐसा निर्धारण हुआ है। मैंने आदरणीय हमारे समिति के जो सचिव साहब होते हैं वर्तमान में संबित मिश्रा साहब हैं, मैंने उनसे चर्चा की और मैंने उन्हें बताया कि सर यदि हम इसे अपने माध्यम से नीलाम करेंगे, तो निश्चित रूप से एक प्रत्यक्ष तौर पे हमारे पास धनराशि आएगी और हम उस धनराशि का सदुपयोग कर सकेंगे। मैंने उन सारे कबाड़ को जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से नीलाम होने थे, उसमें जटिलताएँ भी बहुत थीं, एक पूरा सरकारी प्रक्रिया उसमें निहित थी। मैंने उन सारे कबाड़ को एक सुरक्षित जगह में संग्रहित कराया जो कि मुख्य सड़क पे ऐसे ही बेतरतीबी से रखा हुआ था। मैंने उसे कोने के किसी हिस्से में जहाँ वो आम पब्लिक को ना दिखे, मैंने उन्हें संरक्षित कराया और इसके पश्चात मैंने उन पूरे कबाड़ की लिस्टिंग की और लिस्टिंग करने के बाद जब मैं आगे काम करता चला गया, तो कई एक बिंदु ऐसे थे जिन पे मैं उन कबाड़ के माध्यम से मैं बहुत सारे चीज़ों को वहाँ पे मरम्मत करा सका। मैं आप सभी के समक्ष ये बताना चाहूँगा कि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पूर्व में नहीं थी और नई इस्तेमाल होने के बाद वे सारी चीज़ें टूट गई थी। मैं देखा एक सोच और एक समझ ऐसी होती है, एक इंसान दूसरे ढंग का, दूसरे इंसान दूसरे ढंग का। कुछ लोग जो पूर्व में रहे वहाँ पे उन चीज़ों को टूटने के बाद बिल्कुल कबाड़ में उसको डाल दिए हुए थे। मैंने उन पे मरम्मत करने वालों को बुला के उन सारी चीज़ों को स्टील की कुर्सियाँ थीं, जो बहुतायत मात्रा में टूटी हुई थी। मैंने वेल्डर को बुलाया और वेल्डर के माध्यम से मैंने उन कुर्सियों को पुनर्जीवित किया और जब वो कुर्सियाँ हमारी सभी गतिविधियों की जगहों में जब मैंने उनको बाँटना शुरू किया, बैडमिंटन हॉल में, स्विमिंग पूल में और जिम्नेज़ियम हॉल में और पब्लिक के बैठने के लिए मैंने उन्हें मुख्य गलियों में जब रखना चालू किया, तो लोगों को ऐसा लगा कि भई ये व्यवस्था तो हमारे पास पूर्व में कभी नहीं थी, तो ये व्यवस्था कैसे बन गई? तो मैंने कुछ ऐसा काम नहीं किया, मैंने सिर्फ़ एक काम करने की जो निष्ठा होती है कि भई ये यदि टूटी हुई चीज़ है और मैं इसे यदि बनवा के पब्लिक के लिए तैयार करके रख सकूँ, तो ये मेरे लिए कोई अच्छी बात होगी और निश्चित रूप से पब्लिक को भी इसका लाभ मिलेगा और मैंने उन कबाड़ से बहुत सारी ऐसी चीज़ों का निर्माण कराया और आज स्थिति ये है कि वो कबाड़ मेरे पास बमुश्किल 30% ही बचे हुए हैं। मैंने 70% कबाड़ों को वहाँ पे उपयोग करके कई विभिन्न जगहों में एक नया निर्माण कराया, चीज़ों को मरम्मत कराया। पार्किंग के बगल में एक बगल की दीवार है। मैं अक्सर देखा करता था कि प्रायः बच्चे भी और बड़े भी गाड़ी पार्क करने के बाद उनकी एक ऐसी इच्छा रहती थी कि हम घूम के जो मुख्य दरवाजा है वहाँ से ग्राउंड के अंदर ना जाके पार्किंग के बगल वाली दीवार से कूद के जाएँ। मैं वहाँ पे रायगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जब हमारे बैडमिंटन हॉल का जीर्णोद्धार हुआ, तो पूर्व में जो वहाँ पे टीने के शेड लगे हुए थे, उन टीने के शेड्स को मैंने कॉम्प्लेक्स से स्टेडियम बुलवा लिया था। क्योंकि मुझे ऐसा मालूमात हुआ था वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा
कि जब कभी भी ऐसे सेट्स निकले हैं वहां से, तो कोई भी वहां पे आके उन सेट्स को टीने की सेट्स को उठा के ले जाया करता था। मैंने उसे सुरक्षित करने के इरादे से मैंने उन्हें स्टेडियम में बुलाया और आप यकीन करेंगे मैंने उन सारे चादरों को, टीने की चादरों को उन जगहों पे इस्तेमाल किया और उन जगहों पे इस्तेमाल करने की वजह से आज लोग उन जगहों से कूद के आना लोगों का बंद हो गया है और निश्चित रूप से इसकी वजह से हमारा वो दीवार और हमारे उस दीवार पे जो रेलिंग लगे हुए थे, उनके टूट-फूट की एक बहुत बड़ी संभावना बनी हुई थी। वे सारी संभावनाएँ टूट की सारी संभावनाएँ क्षीण हो गई और आज लोगों से वहाँ कूद के आना-जाना की पूरी तरीके से मनाही हो गई क्योंकि मैंने टीने के चादर उस पे लगवा दिए। तो मेरा कुल बताने का ये मतलब था कि यदि एक इच्छा शक्ति हो, तो हम पुरानी टूटी हुई चीज़ों को भी मरम्मत करके एक अच्छे इस्तेमाल के तौर पे उसको ला सकते हैं और एक काम करने की अच्छी मंशा हो, तो निश्चित रूप से उन सभी बिंदुओं को चिन्हित करके कि जिन पे काम आसानी से किया जा सकता है, मैंने पेंटर बुलाया, सारे बोर्ड की रंगाई हो गई। मैंने वेल्डर बुलाया, सारी चीज़ों का मरम्मत हो गया और वो लोगों के इस्तेमाल में दिखने लगे। यही सारी चीज़ें हैं जो वहाँ नित्य प्रति आने वाले लोगों को के मन में एक ऐसी छाप बनी कि नहीं अब यहाँ पे कोई है जो काम कर रहा है और बढ़-चढ़ के बहुत ज़्यादा कुछ काम हमने किया है ऐसा नहीं है। जिन बिंदुओं पे बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता था, उन बिंदुओं पे मैंने काम किया, जो वहाँ आने वाले सभी हमारे आगंतुकों को उनके मन में एक अच्छी भावना स्टेडियम के प्रति बनने लगी। इसको अगर संक्षिप्त में बोलें तो आपने कबाड़ से जुगाड़ कर दिया। हाँ, और ये बहुत ही रायगढ़ स्टेडियम के लिए भी फ्रूटफुल रहा कि जो चीज़ें बर्बाद हो रही थी, वो पुनः उपयोग में आ गईं। तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जिम का या बैडमिंटन कोर्ट का, क्योंकि ये भी पता चला था कि वहाँ की कोर्ट की लकड़ियाँ दिमक खा गई हैं, और स्विमिंग पूल वगैरह का आपने कैसे उद्धार किया और इसमें आपको क्या-क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैं आपको ये बताते रह गया था कि वहाँ स्टेडियम में चारों ओर जो जाने को पाथवे है, एक रास्ता हमारा पुल की ओर जाता है, एक रास्ता हमारा मुख्य स्टेडियम की ओर जाता है, एक रास्ता हमारा जो जिम की ओर जाता है। इन सारे रास्तों में स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी। ये लाइटें लगभग 12-15 साल से बंद पड़ी हुई थी। वहाँ नित्य प्रति सुबह और शाम आने वाले लोगों को, जैसा हम जानते हैं कि अंधेरे में जब प्रातः भोर का वक़्त होता है, उस समय से हमारे स्टेडियम में आगंतुकों का आना-जाना प्रायः चालू हो जाता है, तब भी लोगों को रोशनी की दरकार पड़ती थी। रात में तो ऐसे भी रोशनी की दरकार पड़ती ही थी। पूरा का पूरा स्टेडियम वीरान पड़ा हुआ था, कोई भी लाइटें नहीं जल रही थी। मैंने देखा ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि यदि इन फिर से इन फ्लड लाइटों को यदि ज़िंदा किया जाए, तो निश्चित रूप से यहाँ आने वालों को वो रोशनी देखकर, क्योंकि जहाँ रोशनी नहीं होती है, जहाँ अंधेरा होता है, वहाँ बहुत सारी अन्योन गतिविधियाँ भी होती हैं और लोगों के मन में एक गलत भाव भी आता है। मैंने इस बिंदु पे काम किया और मुझे इस बिंदु पे आदरणीय वर्तमान में हमारे एसडीएम साहब हैं, आदरणीय गगन शर्मा साहब, उनका एक विशेष सहयोग मुझे मिला। उन्होंने मुझे बोला कि विजय इन लाइटों को आप जलाओ, क्योंकि वो नित्य प्रति हमारे स्टेडियम में वर्कआउट करने के लिए आते हैं, तो उनका ध्यान इस ओर गया और उनके कहे अनुसार मैंने फिर उसमें लाइटें लगाई। आज स्थिति ये है कि वहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहाँ की रोशनी को देख के पूर्व की जो व्यवस्था थी उससे वे दुखी हुआ करते थे और आज जो व्यवस्था हमने उनको लाके दी है उससे वे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और आज रायगढ़ स्टेडियम में घुसने के बाद लोगों को चहुं और रोशनी दिखती है जिससे वे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नचित्त होते हैं और लोगों का इसी वजह से वहाँ आना जाना बढ़ गया है, जो कि निश्चित रूप से मैं आदरणीय गगन शर्मा साहब को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और रहा सवाल जैसा आपने पूछा मुझसे कि यहाँ आने के पश्चात आपको जिम में, बैडमिंटन हॉल में जो कमियां नजर आई, मैंने इन सारी बिंदुओं पे धीरे-धीरे जैसे-जैसे मुझे चीजों के बारे में जानकारी मिलती गई, मैंने उन बिंदुओं पे काम करने की एक दृढ़ संकल्पना की और मैंने उन बिंदुओं पे काम करना चालू किया। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो बैडमिंटन कोर्ट है, वो बैडमिंटन कोर्ट विगत कई वर्षों से कई वर्ष पुराना है और मुझे ये बताया गया, जो यहाँ कर्मचारी लगातार रहते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि विगत 8-10 वर्ष पूर्व जब यहाँ पे बहुत घनघोर बारिश हुई थी, तो हमारे स्टेडियम की बनावट कुछ ऐसी है कि सड़क के दूसरी ओर के जो मोहल्लों के पानी है, वो पानी हमारे स्टेडियम का, जो कि थोड़े से निचले स्तर पे बसाहट है, तो वो सारा पानी हमारे स्टेडियम के अंदर में प्रवेश कर जाता है और उस वर्ष, जिस वर्ष बहुत अत्यधिक वर्षा हुई, तो वो पूरा का पूरा बारिश का पानी और दूसरी ओर के रोड का पानी, हम सड़क का पानी हमारे स्टेडियम के बैडमिंटन हॉल के अंदर घुस गया और स्थिति ये रही कि हमारा वो कोर्ट लगभग महीने भर तक पूरे कीचड़ से और पानी से डूबा हुआ रहा।
जिसकी वजह से वो पूरे कोर्ट जो बहुत कीमती लकड़ियों के बने हुए होते हैं और जिनमें पानी का प्रभाव बहुत दुष्प्रभाव छोड़ता है। अब वो उन कोर्ट्स के अंदर में दीमकों का लगना प्रारंभ हो गया और वो जो पूर्व में 8-10 वर्षों का जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, वो तब से लेके अब पर्यंत तक चलते रहे, किंतु चूंकि दीमकों का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ता गया, आज स्थिति यह बनी है कि हमारे वो बैडमिंटन के दोनों कोर्ट नीचे से जो उनकी कपलिंग होती है, जो उनका बेस होता है, उसमें पूरी तरीके से दीमक का प्रभाव पड़ गया है और बहुत जल्द वो कोर्ट हम नया करने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसके पश्चात जिम में, हमारा जिम रायगढ़ का सबसे भव्य जिम है, इसकी विशालता देखते ही बनती है। मैंने यहाँ आने के पश्चात जिम में बहुत सारी अनियमितताओं का होना पाया और इन अनियमितताओं को रोकने के लिए मैं और हमारे स्टेडियम में इस वक्त जो सहायक ग्रेड 3 अकाउंटेंट के तौर पे हमारे यहाँ कार्यरत हैं, मैं उनके विषय में भी आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मेरे आने से पूर्व उनकी पदस्थापना यहाँ पे हो चुकी थी और मेरे आने के पश्चात भीष्म नारायण साहू सर जी का मुझे जो सहयोग मिल रहा है और उनका जो साथ मुझे मिल रहा है, एक कलर की हैसियत को बहुत किनारे करके वे जितना घंटा हमारे रायगढ़ स्टेडियम के कार्यों में अपना देते हैं और मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम करते हैं, जिसकी बदौलत मैं उनसे मिले सहयोग की बदौलत ही अपने सारे कामों को अंजाम दे पाता हूँ। हम दोनों ने जिम में लगातार सुबह के पहले सेशन 6 बजे से चालू होके पहले सेशन 10 बजे तक की समाप्ति तक और शाम में 4 बजे के सेशन से रात के 9 बजे तक के सेशन में लगातार हमने 2 महीने तक, मैंने और भीष्म नारायण साहू सर ने वहां पे बैठ के प्रत्येक सदस्यों से चर्चा करनी चालू की। मुझे इन सभी सदस्यों से चर्चा करने के दौरान में ये बातें पता चली कि बहुतायत सदस्यों के वहां पे रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन नहीं है से मेरा मतलब यह है कि उन सदस्यों ने हमारे जिम के काउंटर को संभालने वाले जो लोग थे, उन लोगों को उन्होंने पैसे दिए और पैसे दिए किंतु उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, उन्हें रसीदें नहीं दी गई और ऐसे ही जिम को संचालित करता रहा गया। जब मैंने प्रत्येक सदस्य से बात की तो उसमें मुझे ये बात मालूमात चली कि कई सदस्यों का यहाँ तक कहना था कि हम नगद स्वरूप में पैसा दिया करते थे किंतु हमको रसीद कभी नहीं मिली। हम यहाँ लगातार 10 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, किंतु आज तक हमको यहाँ रसीदें नहीं मिली। और रायगढ़ स्टेडियम समिति का ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से पेमेंट लेने के लिए जो बार कोड लगाई गई थी, उस बार कोड की जगह वहां जो जिम के हमारे ट्रेनर थे, उन्होंने अपना बार कोड लगाया हुआ था। कहने का मतलब यह है कि जो समिति को पैसे जाने थे हमारे सदस्यों के पंजीयन के और मासिक शुल्क के, वे सारे पैसे उस वक्त के जो हमारे जिम ट्रेनर थे उनके अपने निजी खाते में जाते थे। उनका वहां पे नियुक्ति था कि वो जिम के अंदर हमारे सदस्यों को ट्रेनिंग दे, किंतु वो उनका ज्यादा वक्त काउंटर पे ही लोगों के साथ डीलिंग करने, उनसे पैसे की वसूली करने में लगा हुआ रहता था और उनका जो मूल कार्य रहता था ट्रेनिंग देने का, उस कार्य से वो बिल्कुल भटक चुके थे। क्यों? क्योंकि ये सारी आर्थिक अनियमितताएं उन्हीं के द्वारा की जा रही थी। मैंने जब लगातार लोगों से रूबरू हुआ मैं और उनका स्टेटमेंट लेना चालू किया, हर किसी से मैंने लिखित में लिया और इतनी बड़ी अनियमितताएं मेरे समक्ष सामने आई कि मैंने इन सारी अनियमितताओं को अपने हमारे स्टेडियम समिति के सचिव आदरणीय संबित मिश्रा साहब के समक्ष रखा और उन्होंने भी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और मुझे फौरन तौर पे इस पे काम करने के लिए कहा। और आज स्थिति यह है कि हमने उस जिम ट्रेनर को हटा के एक नया जिम ट्रेनर रख लिया हुआ है और इनकी आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए एक कमेटी बनी है, जिसके अध्यक्ष आदरणीय एसडीएम साहब गगन शर्मा साहब हैं और इसमें हमारे वरिष्ठ कोषालय अधिकारी महोदय भी इसके सदस्य हैं और एक सदस्य के तौर पे मैं भी जांच समिति का एक सदस्य हूं। आने वाले समय में हम अभी वर्तमान में अपनी समिति का ऑडिट करा रहे हैं। पिछले 12 वर्षों से हमारी समिति का कहीं कोई ऑडिट नहीं हुआ था। ऑडिट कराने के पश्चात ये जितनी भी आर्थिक अनियमितताएं निकल कर सामने आएंगी, मैं यहाँ पे निरंतरता के क्रम में यह बताना चाहूंगा कि पूर्व में यहाँ जब से यह स्टेडियम संचालित है तब से लेकर आज पर्यंत तक कभी इस दिशा में नहीं सोचा गया कि रायगढ़ स्टेडियम परिसर के अंदर में बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें आर्थिक
शुल्क का संग्रहण हो रहा है। हमारे यहाँ स्विमिंग पूल में जिस वक्त ग्रीष्मकालीन मौसम होता है और जिस समय पे स्विमिंग पूल हमारा नए सिरे से खुलता है और एक बहुत विशाल भीड़ हमारे यहाँ स्विमिंग के पर्पज से आती है, लोग सदस्य के तौर पे वहाँ पे पंजीयन कराते हैं और शुल्क की इतनी बड़ी राशि वहाँ पे संग्रहित होती है। ठीक ऐसे ही जिम में लगातार हमारे सुबह के 4 सेशन और शाम के 4 सेशन में अत्यधिक मात्रा में हमारे सदस्यों की वहाँ पे पंजीयन के साथ में मासिक शुल्क का वहाँ पे आवाजाही है। ठीक इसी प्रकार बैडमिंटन में भी हमारे सदस्यों को नियमित रूप से वहाँ पंजीयन कराना होता है और मासिक शुल्क का वहाँ पे हम उनसे संग्रहण करते हैं। इन सारी जगहों के अलावे मैदान में भी अन्य ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनमें शुल्क का संग्रहण हमारे द्वारा किया जाता है, किंतु स्टेडियम के उद्भव से लेके आज पर्यंत तक ना कभी किसी ने ये सोचा कि ये सारे शुल्क का संग्रहण वहां पे नियुक्त जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, जिनका काम वहां पे सफाई करने का है, जिनका काम वहां पे अन्य कामों को करने के लिए प्रभारी के द्वारा वहां पे अपने हिसाब से उनके कार्यों को संचालित कराया जाता है, किंतु लंबे समय से स्टेडियम के शुरुआती समय से लेके अब तक मेरे आने से पूर्व तक यहाँ पे इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती थी और घोर आर्थिक अनियमितताओं को इनके द्वारा में यहाँ पे संचालित किया जाता था। पहले पहल जब मैं आज स्टेडियम प्रभारी के तौर पे मैं यहाँ पे आके काम करना चालू किया, तो पूर्व में जो शुल्क हमारे यहाँ पूरे सत्र के दौरान में स्विमिंग पूल से और पूरे सत्र के दौरान में जिम्नेजियम से और पूरे सत्र के दौरान में बैडमिंटन हॉल से जो आया करता था, उस समय की जो स्थिति थी और वर्तमान की जो स्थिति है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, तब कहीं 30% की भी राशि हमारे पास शुल्क में नहीं आती थी, जो आज हम 100% राशि शुल्क के रूप में लेके आ रहे हैं। हम बिना पंजीयन के, बिना मासिक शुल्क के किसी भी एक अन्य व्यक्ति को हम यहाँ प्रवेश करने नहीं देते हैं, चाहे उनके पीछे कितना भी बड़ा दबाव क्यों ना हो, क्योंकि मुझे मेरे उच्चस्थ अधिकारियों के द्वारा आदेशित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को वहां पे निःशुल्क की प्राथमिकता ना दी जाए। हाँ, लेकिन यदि कोई पात्रता रखता है, यदि वो गरीब है, तो वो पूरे प्रोसेस में हमारे पास आए, वो हमें आवेदन दे, हम उस आवेदन को अपने अधिकारियों के समक्ष आगे बढ़ाएं और हम इस बात की पुख्ता जानकारी एकत्रित करें कि वास्तव में वह व्यक्ति निडी है, नहीं है। अगर वो निडी है तो हम उसको निःशुल्क वहां पे अपनी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति हम अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रदान करेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या रायगढ़ स्टेडियम में विगत शुरुआती समय से बनी रही और वहां के आर्थिक शुल्क के संग्रहण का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन कर्मचारियों के द्वारा और हमारे जिम ट्रेनर के द्वारा इसकी गफलती की जाती रही थी, जिनको मैंने उजागर किया। और यही कारण है कि मैंने जब इनको आर्थिक तौर पे बिल्कुल निहत्था कर दिया और मुझे ये एहसास हुआ कि इन जगहों पे किसी एक कर्मचारी की एज ए रिसेप्शनिस्ट नियुक्ति करके उन्हें पूरी तरीके से ऑनलाइन शुल्क संग्रहण के माध्यम से जोड़ा जाकर यदि हम शुल्क का संग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से आज पर्यंत तक रायगढ़ स्टेडियम समिति को जो आर्थिक क्षति होती रही है, इससे पूरी तरीके से हम रायगढ़ स्टेडियम समिति को आर्थिक क्षति से बचा सकते हैं। मैंने इन बातों को अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे रायगढ़ स्टेडियम समिति के अध्यक्ष आदरणीय पदेन कलेक्टर महोदय होते हैं और हमारे स्टेडियम समिति के सचिव पदेन कमिश्नर साहब होते हैं। मैंने इन सारी बातों को कि किसी न किसी तरीके से हमें हमारे स्टेडियम में अन्य कई कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, जिनके माध्यम से हम शुल्क का संग्रहण करेंगे और ऐसा करने से एक बहुत बड़ी आर्थिक अनियमितताओं को हम रोक सकते हैं। मैंने अपने अधिकारियों के समक्ष इन बातों को रखा और उन्होंने भी मेरी बात पे अपनी सहमति जाहिर की। उन्हें भी लगा कि ये बिल्कुल सही कदम होगा और आज स्थिति यह है कि रायगढ़ स्टेडियम में हम स्विमिंग पूल में एक रिसेप्शनिस्ट के माध्यम से शुल्क का संग्रहण करते हैं और पूरे की पूरी आर्थिक शुल्क संग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी है। ज्यादातर ऑनलाइन शुल्क संग्रहण किया जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक वैसे ही जिम में हमने रिसेप्शनिस्ट की नियुक्ति की और इस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को हमने पारदर्शी तरीके से पेपर अखबारों के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करके उच्च अधिकारियों के द्वारा स्वयं इनका साक्षात्कार लेके जो योग्य थे उनकी नियुक्ति हमने की है और ये सारी चीजें हैं जो वहां पे आने वाले प्रत्येक सदस्य को दिख रही हैं और जो सदस्य इन बातों पे हमारी प्रशंसा भी करते हैं। उन्हें भी लगता है कि नहीं, रायगढ़ स्टेडियम में जो लंबे समय से गलत चीजें हो रही थी उनमें अब रोक लगी है और एक
सही तरीके से यहाँ पे अब काम होने लग गया है। ऐसा एक विश्वास हमको यहाँ आगंतुक सभी सदस्यों से भी और आगंतुक सभी जो यहाँ के यहाँ से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे भी हमें इन सारी विषयों पे प्रशंसा मिलती है और हमें अच्छा लगता है कि हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। आने वाले समय में रायगढ़ स्टेडियम की और भी जो कमियां हैं, उन सारी कमियों को हम दूर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी सारी बातें रखी और रायगढ़ को आपने एक वरदान स्वरूप एक बढ़िया बेहतर स्टेडियम दिया है। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे चैनल को अपना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।